पिछले क्लास में एक सवाल था सिलेंडर वाला, याद है कि नहीं? किया आपने? अटेम्प्ट किया? डबल चक्कर थे ना? कर दिया, मैंने कर दिया। देखिए इसमें जब 2 राउंड हो जाएंगे तो इसकी जो कहानी है हल्की सी चेंज हो जाएगी, बहुत लाइट। कुछ ऐसा था, है ना? देखो, जब एक चक्कर लगाया था तो एक राउंड में उसने टोटल 10 मीटर की हाइट पकड़ी थी। 2 चक्कर लगाएगा तो 2 चक्कर में 10 मीटर की हाइट पकड़ेगा। और ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, जो गैप है, ये हम सिमेट्रिकल मान के चलेंगे। तो जब ये 2 चक्कर लगाएगा तो ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एक जनरलाइज करता हूं इसका रिजल्ट। तो ये h/2 और h/2 के दो सेगमेंट सेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। अब बात समझ आई? ये रेडियस थी r। कुछ कहानी आई समझ में? जब 2 चक्कर उसने लगाए तो पहले चक्कर में h/2 और दूसरे चक्कर में h/2। अभी आप समझ जाओ, अगर ये n चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? एक चक्कर में h/n की हाइट पकड़ेगा। अगर 2 चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में h/2 की हाइट पकड़ा है। 3 लगाता तो h/3 पकड़ता, 4 लगाता तो h/4 पकड़ता, n लगाता तो h/n की हाइट पकड़ेगा। तो आपके सवाल का जवाब तो मिल गया तुमको। कैसे? ध्यान से सुनना। अब एक चक्कर में h/2 की हाइट पकड़िए। आपको याद होगा कि हमने इस चीज को एक पेज के साथ में कंपेयर किया था। मैंने कहा था ये पेज है, और जब इसने एक हाइट कवर करी है तो ये डायगोनल मिला था। सिंगल चक्कर वाला, सिंगल चक्कर, ये 1 टर्न का था। याद है ना फिगर? ये 1 टर्न का था। डायगोनल इस प्रकार से था। अभी सुनो, तुम एक बात बताओ, अगर मान लो अब एक चक्कर में h/2 कवर कर रहा है, तो एक चक्कर में जब ये h/2 कवर करेगा, ये फिगर होनी चाहिए। और ये तो वही तुम्हारा था 2 पाई आर का। क्या ये फिगर होनी चाहिए इस सवाल की? क्या कहते हो? इस सवाल की ये फिगर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक चक्कर में कितनी हाइट कवर की? h/2। हमें तो लेंथ ऑफ एनाकोंडा से मतलब है। एक बार ये वाले डायगोनल को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? क्या फिर से पाइथागोरस लगेगा? ये तो वही रहेगा 2 पाई आर का होल स्क्वायर, राइट? ये वही रहेगा 2 पाई आर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा h/2 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या होगा? अंडर रूट। हो जाएगा सवाल। चलो मैं डाटा लिख देता हूं इस सवाल के रिगार्ड में। संदीप एक इधर भी रख देना बेटा। आ जाओ। तो जब हम इसका कैलकुलेशन बनाएंगे तो लेंथ ऑफ एनाकोंडा इस केस में क्या रखोगे? 2 पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको h की वैल्यू मैंने 10 दे रखी थी सवाल में, राइट? और r कितना दिया हुआ था? 4 मीटर। डाटा रख के सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, एक कॉमन रिजल्ट में चेंज कर सकते हो। अगर ये एनाकोंडा, बेटा इधर पढ़ा रहा हूं, इधर ध्यान दो, ठीक है? अगर एनाकोंडा n चक्कर लिपटा होता तो बताओ ये कैलकुलेशन कैसा होता? यहां पे जहां 2 लिखा है, यहां पे क्या आ जाता? h/n हो जाता पूरा। समझ गए ना? तो लिख लो जरा, इसी का रिमार्क लिख लो। पहले तो इतना बना लीजिए, जो आपके सामने बना है पहले इतना कर लीजिए। ये आपका काइनेमेटिक्स असाइनमेंट है, 1D मोशन का पूरा है, फुल दे दिया मैंने एक बार में आपको।
इसका कवर पेज मैंने जानबूझ के हटा दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और का कवर हटा के तुमको दे दिया। कवर में एक्चुअली काफी ब्लैक था, ब्लैक मतलब ब्लैक से पूरा बना हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कवर हटा के देंगे। ऊपर बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख लेना, स्केच पेन या मार्कर पेन से। क्या लिखोगे? काइनेमेटिक्स असाइनमेंट ऐसे करके लिख लेना, या ऐसे लिख लेना है काइनेमेटिक्स असाइनमेंट लिख लो, या स्ट्रेट लाइन मोशन लिख लो, या वन डायमेंशनल मोशन लिख लो, जो आपकी मर्जी है। पहले बताओ क्या ये हो गया? ये वाला लिख लिया सबने? आप जरा इसमें आगे मेंशन करो, फॉर एन रेवोल्यूशंस, ऐसे लिखेगा, फॉर एन रेवोल्यूशंस L इज इक्वल टू 2πr का होल स्क्वायर प्लस h/n का होल स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा। अगर n चक्कर लिपटा है तो हो जाएगा 2πr का होल स्क्वायर प्लस h/n का होल स्क्वायर। समझ में आया ये सबके? हो गया? आप पहले बताइए, जितना अभी तक पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में, आपको डिस्टेंस का केस कराया था, सब क्लियर है? डिस्टेंस के बारे में आपको मैंने एक चीज और भी लिखवाई होगी कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके द्वारा तय किया हुआ डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। बॉडी चाहे कहीं भी जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो अपने ट्रैक पर वापस भी आ रही तब भी ट्रेवल्ड डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो अगली हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। देखिए, मैंने वेक्टर का कंटेंट निकाला है, कुछ बच्चों को भेजा भी है। उसमें थ्योरी, ढेर सारे सॉल्व एग्जांपल्स, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल, और जहां तक मुझे याद है उसके सॉल्यूशन भी हैं। तो अगर आपको वेक्टर चाहिए मेरे से तो मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा। मैं अब मेरा काम केवल है मोबाइल से फॉरवर्ड करना। कंटेंट मैंने फोन में ले लिया आपने, क्योंकि यार देखो फोन में क्या होता है ना, एक लिमिटेड मेमोरी होती है। मेरे फोन में कंटेंट ही कंटेंट भरा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता था। तो जब जैसे चाहिए, अब तो फोन में आ ही गया है, तो अब जिसको चाहिए मेरे को मैसेज डाल देना। मैंने कईयों को भेजा है। अगर किसी ने मैसेज किया है वेक्टर के लिए और उसको अभी तक मैंने नहीं भेजा तो प्लीज आप मेरे को रिमाइंड करा देना। ठीक, रिमाइंड करा दो, हेलो सर प्लीज सेंड वेक्टर कंटेंट, जो भी आपको लिख के भेजना हो। मतलब ये ना लिख के भेजना हमने पहले मैसेज भेजा था, आपने हमको नहीं भेजा, बाकियों को भेज दिया, सर ये गलत बात है, ये ना लिखना। हाँ भाई, हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। ध्यान से सुनिएगा, आज बबलू जी आए हैं, मन लगा के पढ़ो, तुम समझ गए? देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई बॉडी अगर मूव कर रही, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो बॉडी जहां से चली और बॉडी जहां तक गई, मतलब
हमने उसके मोशन का इनिशियल पॉइंट लिया जहां से वो चली थी, हमने उसके मोशन का फाइनल पॉइंट लिया जहां तक वो गई है। किस रास्ते पे गई है कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। मेरी बात समझ गए? पहले देख लीजिए, लिखवा तो मैं आपको दूंगा ही। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ए से स्टार्ट करती है, यहां तक आती है वो बी, और उसके द्वारा जो रास्ता बनाया गया वो ये था, इस रास्ते पे फॉलो करते हुए आई। ठीक है, बात आती है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा यहां से यहां तक आप एक सीधा एरो डाल दो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी आप सोचोगे वेक्टर क्यों बनाया, थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले बताइए बात समझ आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बॉडी ने जहां से अपना मोशन शुरू किया, बॉडी ने जहां तक अपना मोशन किया, तो उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये समझ गए आप? तो एक छोटी सी लाइन आप इसके बारे में लिख दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance from initial to final point of motion. It is the shortest distance from initial to final point of motion. It is the it is the shortest distance from initial to final point of motion. ठीक है, फिगर बना लीजिएगा। जरूरी नहीं ऐसे ही बनाइए, जो मर्जी है वो बना लो। हाँ भाई, लिखा आपने, फिगर फिगर बना ली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, मान लीजिए केस हम बनाते हैं ऐसे ही जनरल आपके लिए। ये पॉइंट चला 2,4 से, हेलो सर एक मिनट क्लास में आइए, और ये चला मान लीजिए 7,3 तक। तो क्या आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख के दिखा सकते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है आपको। बॉडी मान लीजिए ए से चलती है, बी पर आती है, तो आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए भी लिख के दिखा सकते हैं, आराम से होना चाहिए। क्या लिखोगे आप?
कितना लिखा जाएगा? इट इज 7 माइनस 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 4 जे कैप, दिस इज 5i माइनस जे कैप। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक आध पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूं इस शब्द सही लिखा होगा। हाथ उठवाने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे गलती ना करो तो तुमसे हो ही नहीं सकता। अभी करिएगा नहीं, पहले देख लीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर कभी डिफरेंशिएट करना पड़े, ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये रखोगे स्केलर, और ये क्या हो जाएगा? इसके पहले पॉइंट में लिख सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया स्केलर क्वांटिटी, इधर हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब जो पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। स्केलर है मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने यहां पे लिखा ऑलवेज पॉजिटिव। इसके लिए लिखा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, आप चाहे तो 3 केस दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, कोई पॉइंट रटने की जरूरत है। अगर पॉजिटिव का केस आपको दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हो कि बॉडी ओरिजिन पे थी, इनिशियली बॉडी यहां पे थी और कहां पहुंच गई? फाइनली यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर आया? राइट साइड। राइट वाला वेक्टर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आई? सेकंड केस, अगले केस को जीरो दिखा सकते हैं हम लोग। कैसे जीरो दिखाएंगे? बॉडी जहां से चली, बॉडी आगे गई, यहां तक आई और फिर बैक करके यहां वापस आ गई। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। ठीक, तीसरा, बॉडी यहां पे थी और वो लेफ्ट की तरफ आ गई फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट का एरो किधर हो गया? लेफ्ट। और लेफ्ट का डायरेक्शन वेक्टर में क्या लेते हो? माइनस। ऐसे वर्टिकल में भी दिखा सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लो। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी ने कौन सा ट्रैक फॉलो किया है। मतलब जो उसका तीसरा पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डिस्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी ने किस तरह के रास्ते पर अपनी यात्रा कंप्लीट करी। अगर वो स्ट्रेट लाइन गई है तो दूरी कुछ अलग होगी। मान लीजिए यहां से यहां तक गई तो दूरी कुछ अलग है। अगर वो कर्वेचर में गई है तो दूरी कुछ दूसरी अलग हो जाएगी। अब मेरी बात समझ गया ना? तो पहली दूरी अगर मैं यहां D1 लिखता हूं, दूसरी को D2 लिखता हूं, तो क्या लिखोगे? D1 नॉट इक्वल टू D2। तो ये डिपेंड कर गया कि किस रास्ते पे चली है बॉडी। जैसा रास्ता वैसी दूरी। मेरी बात समझ गए? तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? उस रास्ते पे डिपेंड किया जिस रास्ते पर बॉडी ट्रेवल कर रही है। गॉट इट? बट जो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है
डिस्प्लेसमेंट में कौन सा नंबर है? तीसरा ही होगा। हाँ, बट जो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द पाथ, शेप ऑफ पाथ ऑफ द बॉडी। ये रहा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द पाथ ऑफ बॉडी। जैसे अब बॉडी यहां से स्टार्ट ले रही है ए से, ध्यान देना, और उसको यहां पे आना है बी पर। अब मान लीजिए बॉडी चलती है पहले इस ट्रैक पर, ठीक, तो इसको मैं ट्रैक नंबर 1 बोलता हूं। डिस्प्लेसमेंट यही होगा डी, होगा कि नहीं? ठीक, अब क्या हुआ? बॉडी D2 वाले ट्रैक पे चलती है, आप देखो ध्यान से, D2 नहीं, 2 ट्रैक पे। लेकिन कॉमन चीज क्या रही? जहां से चली थी जहां पे खत्म किया, वो 2 पॉइंट कॉमन थे, रास्ते का शेप बदल चुका है, डिस्प्लेसमेंट वही है। एक और बना लो ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मेरी बात समझ में आए। ये लीजिए, ये है ट्रैक नंबर 3। तो बॉडी जब थर्ड ट्रैक पे चल रही है, अब भी ध्यान दो, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी भी सेम रहेगा। मेरी बात समझ गए? तीनों केसेस में डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन आप ध्यान दो तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्लियर है बात? अब बना लो सारे पॉइंट्स। डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है अगर बॉडी मूव कर रही है। हाँ, तो मूव ही नहीं करे तो डिस्टेंस लेवल तो जीरो होगा, वो तो कॉमन सेंस है। क्या ये? नहीं, ये चेंज नहीं करूंगा। बताओ क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहां पे कॉमन सेंस लगा है कि बॉडी अंडर मोशन में है। ठीक है, ये सोच के लिखा गया है। लो, तुम्हें दर्द ना हो, चुन्नू लाल, अब ठीक है? हो गया? मैंने एक्चुअली लाइव लगाया था, ये बाद में जो मैडम आई थी ना, उन्होंने हटा दिया होगा। ये लोग अपना कम दिमाग का ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। नहीं, जबकि ये कोचिंग का ही रूल है कि कोई भी चैप्टर नया शुरू हो, 3 लेक्चर लाइव जाएंगे ही जाएंगे। पता पता कुछ होता नहीं है। चलो आ जाओ इधर, तुम लिख गया ये पूरा?
बन गया बेटा पूरा। हो गया भाई। अब देखो, एक स्पेशल कंडीशन होती है हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहले यार लिख लो यार, फटाफट कर लो, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो लिखने में। डन। अब सुनिएगा ध्यान से। हमेशा एक रिलेशन पे काम करिएगा कि जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होना चाहिए आपको। किसी भी जनरल कर्वेचर के लिए कोई अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस बड़ा होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैक है और उसमें भी बॉडी रिटर्न नहीं कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो सकते हैं। तो मतलब इसमें दो पॉइंट बनते हैं फॉर एनी जनरल ट्रैक। और जनरल ट्रैक में मैंने स्पेसिफाई कर दिया है नॉट स्ट्रेट लाइन। हमेशा इस रिलेशन पे आप काम करोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये। आप चाहें तो इसका मॉड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेमी सर्कुलर ट्रैक यहां पे देते हैं इस प्रकार से, तो बॉडी के द्वारा तय किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी स्ट्रेट लाइन पर ही आएगा, कुछ इस प्रकार से। और जो डिस्टेंस है वो यहां से आएगा। तो मैं डिस्टेंस को स्मॉल डी और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी के नाम से दिखाऊं तो स्मॉल डी आप लिखते हो इफ द रेडियस ऑफ ट्रैक इज स्मॉल आर, तो आप इसको लिखोगे पाई आर और कैपिटल डी को लिखोगे 2r। अब आप सबको पता है कि जो पाई है वो 2 से बड़ा होता है बिकॉज पाई इज 3.14 और 3.14 इज ग्रेटर देन 2। तो अब यहां पे रिमार्किंग कर सकते हो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ पाई इज ग्रेटर देन 2 दिस इंप्लाइज स्मॉल डी इज ग्रेटर देन कैपिटल डी। ये एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल मैंने करके दे दिया है कि स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई भी दूसरा रास्ता है, वॉट एवर कोई भी दूसरा रास्ता, हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ आई आपको? लिखो।
हो गया? आगे चले, इसका दूसरा पॉइंट देखो। अब बारी आती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन की। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, ध्यान से समझिएगा, इफ द बॉडी इज इन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, और बट इसमें भी कंडीशन है, इट इज अ नॉन रिटर्निंग मोशन। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि बॉडी इज मूविंग ऑन a straight line track but it will not return on its track. ठीक, अब मान लीजिए वो बॉडी यहां ए से स्टार्ट लेती है एंड फाइनली इट विल रीच एट पॉइंट बी। यहां पे आ गई बॉडी। अब देखिए जो स्मॉल डी है डिस्टेंस और जो कैपिटल डी है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कैसे हो गए? मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी भी ए बी है और बॉडी के द्वारा बना हुआ डिस्प्लेसमेंट भी ए बी ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इफ ए बी इक्वल टू एल, यानी डिस्टेंस एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट मॉड ले लिया मैंने, वो भी क्या हो गया? पर इसमें कंडीशन है कि बॉडी लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी लौट के आ गई ना, लौट के आएगी तो दूरी बढ़ जाएगी। अब मेरी बात समझो, मतलब ये केस है, अगर बॉडी लौट के आई, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए यहां से चली, ये मान लीजिए रिटर्न होके यहां तक आती है, ठीक है, ये पहले आगे गई लौट के आई, मतलब पहले ए से बी गई और फिर बी से सी आई, पहले ए से बी गई और फिर बी से सी आई। तो अब देखो जो डिस्टेंस है वो मान लो हो गया L1 प्लस L2 सपोज। चलो मैं लिख देता हूं, वो भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए। जाने वाली रास्ते की लंबाई L1 है और लौटने वाले रास्ते की लंबाई है L2। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2 ही तो होगा। भाई हमने क्या कहा था, बॉडी अगर चल रही है तो चाहे जैसे भी जाए, उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा जुड़ेगी, कभी घट नहीं सकती। तो वो लौट के भी आ रही तब भी डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ना। कितना हो गया? L1 प्लस L2। बट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक अलग केस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल तक का, ये समझ गए ना? तो बात अगर डिस्प्लेसमेंट की आ रही तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ये गैप होगा, और ये गैप क्या होगा? बड़ी लंबाई माइनस छोटी लंबाई। तो क्या हो जाएगा? L1 माइनस L2। तो अब नो डाउट यार L1 प्लस L2 इज ग्रेटर देन L1 माइनस L2। तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ये। तो यहीं से तुमको समझ आ रहा है कि जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल डी और इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल डी। तो यहां से तुमको समझ आया कि जो स्मॉल डी है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल डी। तो बॉडी, इसीलिए मैंने अपने स्ट्रेट लाइन वाले केस में मेंशन किया है कि बॉडी रिटर्न नहीं करेगी, लौट के नहीं आएगी। अगर लौट के आई तो डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए नहीं समझ गए? हो गया?
हो गया भाई? ये क्या लिखे हो? ये स्मॉल डी है। अच्छा खैर, अब सुनो। एक बहुत पहले आपको केस कराया था, आपको याद होगा। दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। अभी कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, दिल थाम के बैठिए। ये आपका आ रहा था 4 मीटर। याद है 4242 के हम लोगों ने ट्रैक बनाए थे। तो एक मैन है, वो इस रास्ते पे चला। तो इस वाले पॉइंट का जरा कोऑर्डिनेट बताना सबसे पहले। किया हुआ काम है, जल्दी बता दो। 4 4 8 4 12, तो ये हो गया 12, और 2 2 4 2 6, 2 4 6, 12,6 हो गया। मेरे को एक छोटी चीज बताना है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट बनाते हो ना, क्या ये आएगा? यही तो होगा। सोच रहे होगे मैं दोबारा क्यों करा रहा हूं, अभी तो कोई कंडीशन पे आ जाएंगे हम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस, कितना जा रहा है ये टोटल, ऐसे होता है 144 प्लस 36 हो रहा है 180। ये इतना जरा करो। हो गया? हो गया? लिखिए, इफ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम, मैन कौन है भाई? मैन यहां है, ये मैन, ठीक है। इफ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 3,4, if man starts from 3,4 and move in the same manner, and moves in the same manner, find his displacement. Find his displacement.
सेम तरीके से चल रहा है, लेकिन कहां से शुरू किया उसने? 3,4। एक काम करो, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स। अब ये सवाल और अच्छा हो जाएगा। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स। आप बताओ, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स। सेम मैनर समझ गए? जैसे यहां चल रहा था 4 2 4 2 4 2, एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2, ऐसे ही सेम मैनर पे चल रहा है वो। लेकिन स्टार्ट कहां से किया चलना? 3,4 से। तो दो चीजें हैं, आपको बताना है फाइनल कोऑर्डिनेट उसके क्या होने चाहिए, एंड व्हाट अबाउट हिज डिस्प्लेसमेंट। ये है 15,10 और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कितनों के आए? ठीक। इसका तरीका पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं रखा, वो एक अलग बात है। देखिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3,4 हो जाएगा, तो आपको केवल देखना क्या है, एक तरीका आपको मैंने दिया था, याद करो। बहुत कायदे से एक बार मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब ये ओरिजिन से चला, एक्स में कितनी बार चला? 3 बार चला। कितना कितना चला? 4 4 4, कितना हो गया? 12। शब्दों पे जाना, एक्स में कितना चेंज आया? व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ? व्हाट इज द टोटल चेंज ऑफ लंबाई इन एक्स? 9। अबे जब 4 4 4 चला तो 9 कैसे हो रहा है? 12 होगा ना। जब यहां ओरिजिन से चला, पहला चेंज हुआ 4, दूसरा चेंज हुआ 8, हो गया टोटल, और तीसरे चेंज के बाद कितना हो गया? 12। पूरा आपको इसका मैथमेटिकल सीन दिखा रहा हूं। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 12 मीटर। किसी भी चीज का जो चेंज होता है वो हमेशा उसकी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का अंतर होता है। तो क्या हम इन दोनों को देख के ये लिख सकते हैं कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू 12 मीटर? क्या ये बात समझ आई सबके? क्लियर एकदम? एक्स फाइनल पूछा है आपसे, एक्स इनिशियल, देखो अगर एक्स इनिशियल 0 है तो एक्स फाइनल 12 मीटर ही होगा, और ये कंडीशन ये वाली थी 0, तो एक्स इनिशियल अगर 0 है तो एक्स फाइनल कितना दिखाई दे रहा है? यहां से समझ आया? लेकिन अगर एक्स इनिशियल 0 नहीं है, नाउ इफ एक्स इनिशियल इज 3 मीटर लोकेशन, तो एक्स फाइनल माइनस 3 इक्वल टू 12 लिखोगे? मैं इस वाले फॉर्मूले पे हूं।
जब एक्स इनिशियल 0 था तो हमने 0 रख दिया, जब एक्स इनिशियल 3 है तो मैंने 3 रख दिया। अब ये 3 उधर जुड़ेगा जाके, कितना हो जाएगा? एक्स फाइनल इक्वल टू 15 मीटर। इसी तरह वाई फाइनल भी हो जाएगा। वाई फाइनल के लिए आप क्या करोगे? वाई फाइनल के लिए आप करोगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 4 6। तो आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इक्वल टू 6 मीटर। तो वाई फाइनल माइनस 0 इक्वल टू 6 मीटर। तो जब ये वाई फाइनल, वाई इनिशियल 0 था तो वाई फाइनल क्या था? 6 मीटर। इफ वाई इनिशियल इज इक्वल टू 4 मीटर, तो वाई फाइनल माइनस 4 इक्वल टू 6। तो वाई फाइनल कितना हो जाएगा? ये लीजिए, मैंने सारे पॉइंट्स यहां पे लिख दिए हैं, चलेगा? कोई दिक्कत? बोलिए, नोट कर लो जिसका भी ना आया हो। कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, समझ आया? नहीं आया? दोबारा बताओ। देखो, बाकी नोट करते रहो, जिसको दिक्कत हो दोबारा से देख ले। ये मैन 4 4 4 कितना चला टोटल? 12। एक्स में कितना चल गया? 12। तो एक्स का बदलाव, चेंज इन एक्स क्या लिखा तुमने? एक्स में समझ लो, वाई में वही कहानी रहेगी। तो एक्स का बदलाव क्या दिखा? 12, है ना? ये ना बोलना मैन 12 पहुंच गया ना, ये बोलो एक्स टोटल कितना बढ़ा? 12 बढ़ा ना। तो बढ़ा मतलब चेंज कितना हुआ? 12। बस ये तुमको याद रखना है कि किसी भी चीज का जो चेंज होता है वो उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज का अंतर होता है। तो हमने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये जनरल फॉर्मूला है, बनाया हुआ नहीं, ये होता ही है। तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो बोला एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 12। अब बोलो यहां तक समझ आया? अब जैसे पुराना केस था तो वो मैन कहां से चला था? ओरिजिन से चला था ना। तो एक्स इनिशियल भी 0 और वाई इनिशियल भी 0 है। तो मैंने कहा पुराने वाले केस में एक्स इनिशियल क्या था? 0। तो एक्स फाइनल क्या था? 12। तो देखो डायरेक्ट 12 लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर वाई वाला देख लो, इसी तरह डेल्टा वाई टोटल 2 2 2 कितना चेंज हुआ? वाई 6 हुआ कि नहीं? अब टोटल 6 चेंज हुआ तो मैंने लिखा वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इक्वल टू 6। तो वाई फाइनल, अब वाई इनिशियल क्या था यहां पे? 0। तो वाई फाइनल माइनस 0 इक्वल टू 6। तो देखो 6 लिखा है सीधा सीधा। तो वाई फाइनल पुराना वाला क्या आ गया? 6। लेकिन अब जो नया केस है उसमें एक्स इनिशियल क्या है? 3 और वाई इनिशियल क्या है? 4। तो मैंने कहा नाउ यदि एफ इनिशियल इज इक्वल टू 3, यदि एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 3, तो यहां पे क्या रख दोगे? 3 रखोगे कि नहीं? तो यहां मैंने 3 रख दिया, 3 रखा, उधर पहुंच गया, कितना हो गया? जुड़ जाएगा 15। इसी तरह यहां वाई को रख दिया, अभी वाई कितना इनिशियल? 4। तो मैंने यहां पे क्या किया? 4 रख दिया, 4 उधर चला गया, टोटल क्या हो गया? 10। अब बोलो समझ आया नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? कर लो। किसी और को तकलीफ हो तो बता दे, मैं तकलीफ शांत कर दूंगा। है कोई? अब देखो कोऑर्डिनेट तो फाइनल समझ गए, लिख लिया सबने। डिस्प्लेसमेंट की बात आई, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व मत करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक लाइन आपको लिखवाई दे रहा हूं, वो हमेशा याद रखना। लिखो, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व मत करिए, सॉल्व करेंगे आएगा उतना ही, 180 आएगा। पहले क्या करने वाला है ध्यान से सुनना। अगर, सुन लो पहले पूरी बात, अगर मोशन का पैटर्न सेम है, पैटर्न समझते हो ना, जिस तरह से बंदा चल रहा है, तो अगर मोशन का पैटर्न सेम है, टाइप ऑफ मोशन, तरीका अगर सेम है मोशन का, तो डिस्प्लेसमेंट पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि बॉडी ने शुरू कहां से किया, बॉडी ने खत्म कहां पे किया, अगर तरीका सेम है तो। जैसे इस मैन का तरीका सेम है, ये जब ओरिजिन से चलता है तब भी एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2 चलता है। और जब ये 3,4 से चलेगा तब भी एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2, एक्स में 4 वाई में 2 चल रहा है। तरीका सेम हो गया ना, टाइप ऑफ मोशन, पैटर्न ऑफ मोशन सेम हो गया ना। तो जब ये सेम है तो डिस्प्लेसमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात याद रखोगे,
ये बात याद रखने से आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। समझ गया? हाँ। कैसे भाई? तुम सॉल्व करके देख लो, तुम्हें सॉल्व करना हो तो। फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या निकले बताओ? 15,10 बोल रहे थे आप, देखो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आपने कितने बोले थे? 15 कॉमा, और इनिशियल क्या थे? कितना था भाई? 3,4। आप देखो डिस्प्लेसमेंट डी निकाल के देख लो, अंडर रूट ऑफ, क्या कहते हो? अब तो दिख गया होगा। दिखा कि नहीं? वही आ गया कि नहीं आ गया? तो यही करने को मैं मना कर रहा हूं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं ये सॉल्व करो। नहीं, तुम नोट कर सकते हो, क्वेश्चन में मत करना। बशर्ते एक बात ध्यान दे लेना कि टाइप ऑफ मोशन बॉडी का सेम होना चाहिए। बात मेरी समझ में आई? अच्छा, तुमको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई एक बॉडी है, वो सर्कल में घूम गई, जहां से चली थी वहीं आ गई, एक चक्कर लगा लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब यार वो सर्कल में कहीं भी घूमे, सर्कल में ही घूमना है ना, तो हम कह सकते हैं टाइप ऑफ मोशन सेम है। अब वो सर्कल कहीं भी बनाए, हमसे क्या लेना देना। यहां पे ऐसे बॉडी घूम गई, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो, थोड़ा आगे बढ़ो, यहां एक चक्कर में ऐसे वही बॉडी घूम गई, डिस्प्लेसमेंट यहां भी जीरो। तो टाइप ऑफ मोशन तो सेम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करता कि मोशन शुरू कहां पे हुआ, खत्म कहां पे हुआ, लेकिन हाँ, क्या चीज सेम होना चाहिए? टाइप ऑफ मोशन, तरीका चलने का सेम होगा। अब मेरी बात समझ गए? तभी मैंने अभी लिखवाया तो नहीं ना कुछ? हाँ, तो अब जरा एक लाइन लिखो। पहले तो बात दिमाग में गई या नहीं कि मोशन का तरीका चेंज नहीं हुआ है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बदलेगा, बॉडी चाहे कहीं से चले कहीं पे जाए। यही बात मेंशन कर लो, इफ द टाइप ऑफ मोशन इज सेम, if the type of motion is same, if the type of motion is same, then displacement is independent then displacement is independent from initial and final point. Then displacement is independent from initial and final point of the motion. Then, then displacement is independent from initial and final point of motion of the body. And it will also constant. And it will also कांस्टेंट। तो मैंने 2-3 पॉइंट कवर कर दिए। मैंने कहा कि अगर, पहले लिख लो पूरा, एंड इट विल ऑल्सो कांस्टेंट, मैंने 2-3 पॉइंट कवर किए। मैंने बोला टाइप ऑफ मोशन अगर सेम है, पहला पॉइंट ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक बार जितना मिल गया हर बार उतना मिलेगा। और ये बात दूसरे पॉइंट में कवर कर दी, मैंने क्या लिखा, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? पक्का पक्का? बुकलेट पे आओ।
पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. A body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement? इसको लगा के दिखाएं. ऐसे सवाल आपने किए हैं बुकलेट का पहला सवाल. सिक्स मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. मुझे करना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट वाली लाइन, नॉर्थ साउथ वाली लाइन, ये समझ गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये राइट, ये लेफ्ट, ये बाहर है और ये अंदर. ठीक, क्योंकि इसमें ऊपर नहीं दिखाओगे नॉर्थ. अगर ऊपर दिखा दिया तो वर्टिकली अप कैसे बनाओगे. समझ गए ना. और अभी एक लाइन अब और बनेगी. अब जरा सवाल पढ़ो क्या कह रहा है. बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ. चलो बनाते हैं. और उसके बाद है 10 मीटर, 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 6 मीटर नॉर्थ. ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट हो गया. एरो मिलाओ, एरो. ये एरो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ. तो हमने बोला 6 मीटर नॉर्थ. ये एरो किस दिशा में है, ईस्ट में लगा है, तो 8 मीटर ईस्ट. उसके बाद कहां गई बॉडी, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. अब वर्टिकली अपवर्ड तो वैसे ही दिखाओगे ना भैया. दस मीटर वर्टिकली अपवर्ड. तो हमसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए. वेक्टर का रिजल्टेंट है ये कह रहा है. ये बताओ मैग्नीट्यूड में. ठीक, ऐसे शायद आपको ना समझ आए, लेकिन ये सारे वेक्टर को अगर ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा. दिखाऊं. इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर. चलिए इस रूम में काम करते हैं. एक बॉडी है, मान लीजिए वो बॉडी हम ही है. मोटी बॉडी है, बात अलग है, लेकिन बॉडी तो है. सही है कि नहीं. अब मैं यहां पे खड़ा हूं. पहली दूरी किधर है, 6 मीटर किधर है, नॉर्थ है. अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, सुनो 1 मिनट. यहां पे खड़ा हूं मैं, ओरिजिन. देखना गिरे ना, तो वहां पर गिर गए तो मर जाओगी दब के. यहां पे खड़े, पता लगा दूसरे दिन न्यूज आई एक ट्रक गिर गया साइकिल वाले पे, वो भी लोडेड ट्रक. हाँ यहां पे मैं खड़ा हूं. ठीक, ये ओरिजिन है. अब सबसे पहले किधर गया है, 6 मीटर नॉर्थ. नॉर्थ मतलब अंदर ना. तो ये मैं आ गया 6 मीटर यहां से यहां नॉर्थ. ठीक है, क्लियर है. लास्ट पड़ी क्या, वेरी गुड. वहां से यहां तक आ गया 6 मीटर नॉर्थ. रास्ते में एक डेड बॉडी छोड़ के आए हैं हम. अब इसके बाद किधर गया है, ईस्ट मतलब राइट. तो अभी मैं जा रहा हूं वो माइक वाला जो सिस्टम रखा है, ये गया. मान लो यहां पे खड़े हो गए. ठीक है, पहले इधर है, अब इधर आ गए. कितना एंगल घूमा मैं, 90 घूमा. अब किधर जाना है, 10 मीटर
ये नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये आप देख लो क्या इस कोने तक चले जाएंगे। क्लियर है? आपको कुछ याद आया? एक बार ऐसा कुछ काम किए थे क्लास में, वो डंडा याद आ रहा है? कुछ याद आया? तो यहां से लेके वहां जहां मैं खड़ा था वो पूरी दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या करोगे अब? अंडर रूट ऑफ, अरे अब तो बोलो, जान निकल गई क्या? आवाज नहीं है क्या? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हुआ है नहीं हुआ? क्या सबको समझ आया? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया वर्टिकली अप, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। क्या ये डायरेक्शन समझ आए? क्यों भैया, क्या ये डायरेक्शन समझ आए? ऐसे खड़ा हूं मैं, ईस्ट वेस्ट, ठीक, पीछे क्या है? नॉर्थ, सामने क्या है? ऊपर है वर्टिकल अप, नीचे क्या है? वर्टिकल डाउन। ये पूरा बना है। यहां पे देख के तुम फिगर बना सकते हो। मैं 6 मीटर गया था नॉर्थ, अब तू देख, छह मीटर नॉर्थ गया, सारे वेक्टर यहीं से बनाऊंगा, क्योंकि वेक्टर में तुमको एक बात मालूम है कि हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? ये 8 मीटर ईस्ट, ये 10 मीटर अप। आप समझ गए तीनों वेक्टर? और एक कमाल की बात बताऊं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तीनों एंगल दिखे क्या आपको? तीनों एंगल दिखे आपको? बोलो, इसके इसके बीच का एंगल, ये जेड एक्सेस है, देखो तो, जेड एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल 90, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल ये वाला 90, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल 90। अब देखना, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच का एंगल 90, तीनों 90। समझ आ गई बात? आपको तो मैंने चल के भी दिखा दिया था। खैर, अब जब आप इसका रिजल्टेंट लोगे तो क्या बनना चाहिए? जब आप रिजल्टेंट लोगे तो क्या बनना चाहिए? d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 100 प्लस 64 प्लस रूट 200। कि भैया, √2 मीटर। ठीक, बोलो। इस सवाल में भी फंसाएंगे तुमको हम, छोड़ा नहीं इस सवाल को मैंने। हाँ, पावर 4 कहां से आई? तो उसका नहीं तो दूसरा क्लास के बाद दिखाना ना। ये हो गया, करो। इस सवाल का लेवल बढ़ा रहा हूं और बहुत छोटी सी बात पूछने वाला हूं। हो गया? लिखो, चाहे तो असाइनमेंट में उसी सवाल को बढ़ा लीजिए, या जहां आपने ये किया है कॉपी में साफ सुथरा लिखा है कि नहीं? साफ सुथरा किए हो? नहीं किए हो तो आए मर्जी। मैं तो हमेशा बोलता हूं भैया,
अच्छा काम करो भाई जरा। ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय, also find the angle made by the displacement vector, also find the angle made by the displacement vector from, अब मेरे पास दो चॉइस है आपको सवाल देने के, ध्यान से सुनिएगा, दोनों लिखूंगा। आइधर मैं इसको मान लेता हूं एक्स एक्सेस, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये अंदर बाहर। तो इधर तो मैं आपको लिख के दे दूं कि ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर, एंगल मेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम एक्सजेड प्लेन। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एक्सिस। मैंने क्या बोला, एक्सजेड प्लेन के साथ में तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या एंगल है। या क्वेश्चन की भाषा अगर पकड़ के चले तो मैं ये बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट समझ गया ना, ये वाला जो पूरा प्लेन है, इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। अभी सवाल नहीं समझ आया होगा, जवाब सही समझने के लिए पहले सवाल को सही समझना पड़ेगा ना। पहले क्वेश्चन तो दिखाई दे तुम लोगों को, पहले तुम सवाल लिख लो। क्या लिखा अभी तक, ऑल्सो फाइंड फ्रॉम एग्जैक्ट प्लेन। मैंने तो नहीं बोला अभी, तुमने क्या लिखा ना, मैंने चॉइस दी थी, मैंने कहा मैं अभी काटना नहीं, मैंने कहा मैंने चॉइस दी थी, मैं एग्जैक्ट प्लेन भी लिख सकता हूं और मैं नॉर्थ ईस्ट प्लेन भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों लिखो। एंगल मेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट प्लेन और एक्स जेड प्लेन। गलत है आंसर, जिनके दिमाग में 45 आ रहा है गलत है। इतना हलवा होता तो हम पूछते का है, ये भी तो सोचो ना, ही अल्फा बीटा गामा नहीं लगेगा यहां। मैंने क्या बोला था, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एंगल मेड बाय द वेक्टर फ्रॉम एक्सिस। मैंने कहा मैं एक्सिस से डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि आप सीधे फॉर्मूला लगाए कॉस अल्फा, याद है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बताया था, वो नहीं लगेंगे यहां, ये नई चीज है, देखी ही नहीं तुमने अभी तक। लेकिन वही बात आई ना, अभी भी मैं जान रहा हूं अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सवाल का फ्रेम ही नहीं समझ आया। पहले फ्रेम करो इस सवाल को, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि होना क्या है। हो सकता है तब स्ट्राइक कर जाए। देखिए कौन था, अब बोले ना तो मुंडी काट देंगे तुम्हारी। 90 आएगा फर्जी, कुछ भी जो कुछ ना सूझे तो 90 आएगा। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, चलेगा लेकिन बना देंगे। सुनो, अभी इसको ना बनाने के चक्कर मत पड़ना, ठीक, समझ लो पहले, बहुत ढंग से नहीं बाउंस मारेगा ये। सच बता रहे, सवाल का लेवल यहां पे था, मैंने ऐसे डुप मार के यहां पहुंचाया है, इसलिए ध्यान से देख लो भैया। और ये कॉन्सेप्ट ही तुमने नहीं पढ़ा है, सच्चाई बता रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देख लो। मैंने आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर का एंगल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से समझाया है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर किसी प्लेन के साथ में कैसे एंगल बनाता है। राइट, ये वही आर्टिकल आ रहा है, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जैसे आप याद करो उसमें आपको एक शॉर्टकट दिया था मैंने कि अगर एक्स एक्सेस से एंगल है तो एक्स वाला ऊपर आता है। वेट,
क्या नाम, बबलू, 3 डायमेंशन वेक्टर का एंगल बताया था ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्या क्या वैल्यू थी, कॉस अल्फा क्या था एक्स एक्सेस के साथ में, मुन्नीलाल, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कॉस बीटा था, वाई एक्सेस से था, तो वाई वाला ऊपर आएगा, वाई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट। ऐसे ही तुम्हारा गामा था, ठीक है। यहां की जो कहानी बिल्कुल अलग है। पहले एंगल बनता कैसे है ये देख लो, और पूरा ध्यान यहीं रखना, नहीं बेटा बाउंस होते देर नहीं लगेगी। कलर अलग लेंगे, मैच हो जाएगा नहीं तो। इस आर्टिकल को बहुत बहुत आराम से समझिएगा। हमारे पास प्रश्न ये है कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पहले तो ये पहचान रहे हो कि यही डिस्प्लेसमेंट है, पहचानना आना चाहिए। कैसे, पहला वेक्टर नॉर्थ बना है, नॉर्थ अंदर दिखाया था, यहां लिख दो, मैं हटा दूंगा ये सब अभी। दूसरा वेक्टर ईस्ट बना था, और तीसरा वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड बना था। तो 1 2 3 इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बाहर का कोना है और वो अंदर का कोना है, जस्ट लाइक दिस। वो बाहर का कोना, वो अंदर का कोना, और ये बड़ा वाला डंडा पूरा ऐसे सटा के रख दिया, तिरछा तिरछा। समझ में आई कि नहीं आई बात, पहले तो फील आया ये। अब ये एंगल तुमको निकालना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले यहां से समझो। हमको इस फॉर्म में एक 3D वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। बिल्कुल आखिरी कोने वाले भैया, तुम्हारी आंखें बंद थी, ये जैवलिन का भी काम करता है, समझ लेना। और निशाना कभी लगता नहीं मेरा तो बगल वाले पड़ जाएगी। इस बार तुम्हारी आंखें बंद हुई, हम ऐसे फेंक देंगे, तुम्हारे नहीं पड़ेगा ये गारंटी है। अब तुम्हारी वजह से किसी को चोट लगे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं ना, तो बेटा जागते रहो। इतना बोरिंग चल रही है क्या क्लास है फिर? तो हाँ भैया, ये वेक्टर था। अच्छा, ZX प्लेन समझ लो, क्या ये ग्राउंड को बोल सकते हो? क्यों, ये वाली कौन सी एक्सेस बोलोगे? तुम्हारी उम्र हो गई, एनर्जी तो खत्म हो गई, हम ही एक जवान बचे हैं पूरी क्लास में, आवाज तो तुमसे निकलनी नहीं है ना? 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, भूखमरी में जी रहे हो, 2 दिन से शुद्ध पानी नहीं पिया है, और यहां आ गए हो किसी तरह सूखाग्रस्त एरिया में, आवाज कैसे निकलेगी तुम्हारी? ये वाली कौन सी एक्सेस है? टोटल में इतनी साउंड आती है। देखो हम ऐसे भी पूछे ये वाली कौन सी एक्सेस है, क्योंकि हमें अपने गले बहुत प्यार है, वो भी ठीक नहीं है तो चिल्लाऊंगा नहीं मैं। और ये वाली कौन सी है कि नहीं? अब सुनो, तो ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ठीक, तो ये नीचे वाला प्लेन कौन सा हुआ? जेड एक्स प्लेन। पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं, वेक्टर ये बना है पूरा जिस तरह का वेक्टर है। अब ध्यान से सुनना, बिट्टी इधर आओ, आ जाओ 1 मिनट, इसको पकड़ लेना बस तुम खाली, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये वेक्टर है, अब मान लीजिए हमने क्या किया, पेंट वाला ब्रश होता है, हमसे कहा गया कि ये लेके नहीं जाना उधर, ऐसे ही रखना है। हमसे कहा गया कि इस वेक्टर का, अभी एक्सेस की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, हमसे कहा गया इस वेक्टर का ZX प्लेन के साथ में एंगल बताओ, राइट? अब प्लेन के साथ में कैसे एंगल आता है वो ट्रिक समझिएगा। पेंट वाला ब्रश मेरे हाथ में है, पेंट में डुबोया, अभी ध्यान देना,
वो वाली कौन सी एक्सेस हो गई? एक्स वाली। अब उधर जाना, वो कौन सी एक्सेस है? जेड वाली है, क्योंकि अगर ये जेड है तो उधर भी। तो मैंने इस कोने से सामने वाले कोने पर जमीन पे ही ऐसी एक लाइन बना दी, समझ गए, पेंट से। बिल्कुल ऐसे करते 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 उधर तक चला गया, पूरी लाइन आ गई। अच्छा बताओ, क्या ये लाइन इस वेक्टर के नीचे नीचे होगी? ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और इसके ठीक नीचे वो लाइन होगी, बोलो क्या कहते हो? होगी या नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? जो लाइन बनाई क्या इस वेक्टर के नीचे होगी? तो उस लाइन का यहां से ये वाला एंगल समझ आ रहा है? दिस वन, बोलो क्लियर है? ये 3 डायमेंशनल है, सही से देख लोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पूरी लाइन पेंट वाली इस कोने से उस कोने तक पहुंचा दी, क्लियर है? अब ये वेक्टर और ये लाइन, इस लाइन के ऊपर ही तो होगा वेक्टर, अगर मैं बीच में बनाता हूं तो ये एंगल समझ आता है आपको? दिस इज द एंगल मेड बाय द 3 डायमेंशनल वेक्टर फ्रॉम ZX प्लेन। अब बात समझ आई? बैठ जा बेटा, अब बात आई समझ में। अब वो चीज उधर देखो तुम, देखो रटाने को यार रटाना बड़ा आसान होता है, लेकिन समझ लो तो बेहतर होता है। क्या ये पेंट वाली लाइन समझ आई? ये वेक्टर समझ आया? ये एंगल है, ये पूछा है, आप समझ आई बात? ये पूछा गया आपसे, और ये सबसे ट्रिकी होता है, ठीक? देखना एक चीज और, इसको हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं बचा अब। मेन मेन चीज रखते हैं ना जिसकी जरूरत है। ये पूछा है, और ये एरो हमारा है वेक्टर वाला। फीलिंग है, फीलिंग देखना तुम्हें क्या महसूस हुआ। ये लाइन बनते ही क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये येलो वाला हाइपोटेनस, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्या कहते हो भाई? अगर जमीन में कोई लाइन आप बना दो, जैसे जमीन की लाइन को अगर मैं ऐसे ऊपर उठा दूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो एक मिनट, इसी से हो जाएगा। जमीन पे ऐसे लाइन बनी थी पूरी, ये लाइन मैंने ऊपर उठा ली, अब बोलो कितना एंगल है? दिखा 90। अभी तो यहीं से समझो, मान लो जमीन वाली लाइन यही है, वो कॉर्नर तक गई है, तो जो यहां से कॉर्नर पे जहां पे लाइन मिल रही है, ठीक है ना, वो उस कॉर्नर पे बेटा खड़े हो, ये जहां पे खड़ा हो गया, ठीक है, बैठ जाओ। अब इसकी मुंडी देखो सब लोग, ये लकड़ी का निशाना उसकी मुंडी पे है, ठीक? उसकी मुंडी से यहां तक, ध्यान से समझ लो, उसकी मुंडी से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन मार दे हम, तो क्या वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा? अब देखो ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और यहां से कैमरे से लेके उधर तक क्या गया? हाइपोटेनस। क्या वहां बना दिख रहा है? अब समझ में आ गया? तो कहानी का मतलब, इसकी वैल्यू पहले ही मैंने बोला था 45 आंसर गलत है। जिसने 90 बोला उससे तो उसको तो डांटे दिया था, ठीक? ना ही 45 है ना ही 90, इसका जुगाड़ समझ लो क्या है, वरना बोलते रहोगे कभी जिंदगी में आंसर ला भी नहीं पाओगे। एक काम करो, वो ले लो, बोल लो जो मर्जी है, पहले बोल लो, पहले अपनी भड़ास निकाल लो, उसके बाद हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया? ट्रिक समझा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड नहीं दे रहा, सीधे ट्रिक।
ये कौन सा प्लेन है? एक्सजेड प्लेन, नीचे वाला। राइट? ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्सजेड प्लेन। हमको चाहिए ये वाली लंबाई, ठीक है, ये एंगल। आप ध्यान दो, अगर हम यहां पे लगाते हैं कॉस, अगर हम यहां पे लगाते हैं कॉस थीटा, बहुत बढ़िया चीज आ रही है। ये नीली वाली लंबाई बताओगे कितनी है? मतलब ये एग्जैक्ट प्लेन हो गया, वो तो ठीक है। अगर हम एक्स एक्सेस की बात करें तो क्या एक्स एक्सेस की लंबाई एक्स नॉट मान लो और जेड एक्सेस की लंबाई तुम जेड नॉट मान लो। पहले अपने कॉमन टर्म में निकालेंगे ना, उसके बाद चेंज कर देंगे। तो एक्स जेड प्लेन में एक्स वाली लंबाई क्या हो गई? एक्स नॉट। जेड वाली लंबाई क्या हो गई? जेड नॉट। तो क्या इस ट्राइंगल का बेस एक पिक्चर में ऐसा था, ऐसे गिरा के गच 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 मारता है कम से कम 12-15 बार। ये होगी, ये होगी कि नहीं? पहले तो इसमें कोई डाउट? बेस लंबाई कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। गुरु, ये लंबाई तुमको मालूम है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, मालूम है कि नहीं? तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। लिख सकते हो। क्या ये लिखा? बोलो। अब चाहो तो उसको अंडर रूट एक बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तुम अलग अलग लिख दो। ठीक। किस प्लेन से आया है? एग्जैक्ट प्लेन से आया है। क्या सिमेट्री दिखी? बुद्धि लगाओ। अगला फॉर्मूला अगर मैं इसी वेक्टर का एंगल वाई जेड प्लेन से लिखता तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? अपनी अकल भिड़ाओ। जब एक्स जेड प्लेन से हो तो एक्स और जेड ऊपर दिख रहे हैं, वाई जेड प्लेन से अगर होता तो वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर होता, और अगर एक्स वाई प्लेन से होता तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर होता। बन गई सिमेट्री। समझ गए? तो अब इसको तुम अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास में एक साफ सुथरा ही काम करेंगे, अच्छा तो इसको बना लो, बना पाओगे? ये तो हो गया था ना। फोटो जरूर खींच लेना इसकी, क्योंकि बहुत से लोग देखते कुछ है बनाते कुछ है। तुम्हारी क्लास में बहुत विचित्र विचित्र प्राणी हैं, देख के भी गलत लिख देते हैं। ये तो फिर भी अच्छी खासी फिगर है। फोटो जरूर खींच लेना भाई। हाँ, ताकि कभी देखना पड़े तो तुम्हारे पास मौजूद रहे। मुन्नी लाल, फोटो खींच लो, पहले खींच लो।
अबे टाइम हो गया है, पता ही नहीं चला आज तो टाइम। क्वेश्चन समझ आया ये? सुनो, फोटो खींच लो, हटा रहे हम, आगे लिख रहे हैं। टाइम नहीं है ना, क्योंकि टाइम वैसे भी ओवर हो गया है। तो अगर हम एक्स जेड प्लेन से लिखते हैं तो अंडर रूट ये आ जाएगा पूरा। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ, कॉस थीटा वन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर कॉस थीटा टू अंडर रूट ऑफ, ये कहां से लोगे, एक्स जेड प्लेन। अभी रखो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर। कहां से लिया ये, एक्स वाई प्लेन। ठीक, कॉस थीटा थ्री एक्स जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड बचा है, वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कौन सा प्लेन है ये? अब तुम्हारा जो सवाल था उसमें अगर आपको डाटा लगाना है, यहां पे कितना लिखा था, जेड की जगह 6 मीटर था, एक्स की जगह कितना था, 8 मीटर था, बाकी ये तो तुम 180 निकाले थे। तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका जवाब चाहिए, तो कॉस थीटा इज, मैं डाटा रख के छोड़ रहा हूं, कर लीजिएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 180। ये बताओ कितना, अरे वो ठीक है, अच्छा 200 था क्या, ठीक है कोई नहीं। तो ये 36 और ये प्लस 64 और ये कर लोगे अब, 36 64 कितना हो गया, 100 डिवाइड बाय, अब ये 45 आ रहा है तो एक बाई चांस है, ये मात्र एक संयोग है, इसका दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और संयोग अगर मिल भी जाता है तो उससे पढ़ाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या है, क्या कर रहा है, घंटा पड़ेगा, नाच जाओगी पूरी क्लास में भी। साइन थीटा लगा, जितना पढ़ा रहे उतना किया करो, एक पड़ेगा इस कोने में, हर कोने में उड़ती मिलोगी बिल्कुल तुम, साइन थीटा लगा दे। मतलब मैं इतना आसान करके पढ़ा रहा हूं कि बेटा देखो, जो प्लेन है वो वैल्यू रख दो, नहीं उसमें खोखट जरूर करेंगे, साइन थीटा लगा दे, अरे तुम टेन लगा दो तब भी आ जाएगा। पता है कॉस के पीछे की कहानी होती है एक्चुअली, आ तो टेन भी जाएगा, आ साइन भी जाएगा। तुमको ये मैंने डायरेक्ट बना के दे दिया ना बेटा, तब इतना तुम लोग बोल पा रहे हो कि ये कर ले तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम इसको समझा रहे होते ना तो आत्मा निकल जाती शरीर से बाहर। चलो खैर, जितना पढ़ा है समझ आया। सुनो, लेक्चर रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और डिस्टेंस वाले सवाल लगा लेना 1 से 5। एक काम करते हैं, टेस्ट में एरर वेक्टर
और काइनेमेटिक्स का जितना मैं थर्सडे तक पढ़ा दूंगा। डायमेंशन दे क्या? डायमेंशन नहीं देंगे, चलो अच्छा ठीक है, डायमेंशन नहीं देंगे। तो एरर, वेक्टर और काइनेमेटिक्स में जितना थर्सडे तक पढ़ा देंगे। फ्राइडे सैटरडे आपके पास समय रहेगा बस, ठीक है।